नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग विद्रधि निदान इसके बारे में पढ़ेंगे। ये एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। जो भी ये सेशन अभी रुका गया है वो कुछ अर्जेंट काम के लिए रोका गया है। किसी का मोरल डाउन हो रहा है तो मोरल डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ अर्जेंट काम है इसीलिए रोका गया है। ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जो पढ़ाता है उसके बारे में भी थोड़ा सोचिए। कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए ऐसा किया गया है। तो विद्रधि निदान हम शुरू करते हैं। विद्रधि के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन इस शास्त्रों में क्या क्या है, क्या कहा गया है, इसके बारे में पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। इसमें ऐसे बताया है कि त्वग रक्त मांस मेदांसी संदुष्यास्ति समाश्रिताः दोषाः शोथम शनैर्घोरम जनयन्ति उष्टिता भृशम महामूलम रुजावंतम वृत्तम वा अप्यथवाप्यततम सविद्रधिरिति ख्यातो विज्ञः षड्विदश्च सः पृथक् दोषैः समस्तैश्च शतेनाप्य सृजा तथा क्षणानामपि हि तेषां तु लक्षणं संप्रवक्ष्यते। इसका मतलब ये है कि हड्डियों में प्राप्त वाताति दोष त्वचा रुधिर मांस और मेद को दूषित करके धीरे धीरे दारुण शोथ उत्पन्न कर देते हैं। वह शोथ बहुत ऊंचा बड़ी जड़ वाला गोल और लंबा होता है। उसमें अत्यंत पीड़ा होती है। उसे विद्रधि कहते हैं, है ना। वो बहुत बड़ा ऐसे शोथ होता है एक तरह का, और बहुत कठिन शोथ होता है। इसमें त्वचा भी इन्वॉल्व रहता है, रुधिर मांस मेद अस्थि तक वो चला जाता है। शोथ स्वेलिंग वह 6 प्रकार की होती है: वातज पित्तज कफज सन्निपातज क्षतज और रक्तज। इन 6 लक्षणों को कहते हैं, मतलब इनके लक्षण बता रहे हैं। विद्रधि 2 प्रकार की होती है: बाह्य विद्रधि जो त्वचा स्नायु और मांस में होने वाली कंडराव के समान एवं पीड़ा युक्त होती है। दूसरी अंतर विद्रधि होती है। इसके बारे में टीकाकार क्या बोलते हैं: शोथत्व सामान्य विद्रधि निदानम तस्य संप्राप्तिम आह त्वरक्त मास मेदांसे इत्यादि घोर मित्य मित्यन्योभ्यो अपि शोथमुत्थानेभ्यो ग्रंथादिभ्यश्च आशुकालित्वात् दारुणम् उष्णिता भृशमिति अत्यर्थं वृद्धः अस्थि समाश्रिता इत्यनेन स्थान संशयो अभिहितः उष्णिता भृशमित्यनेन प्रकोप आविष्कृतः एकेनैवान्तर्येकतया च प्रसरव्याक्षिप्तो मंतव्यो महामूलमस्यादि समाश्रयाणाम गंभीरमूलम रुजावंतमिति उत्पत्तावेव रुजा प्रकर्षवंतम अतिशायने मत्तुषु
वृत्तमित्यादि, वृतम वर्तुलम, आयते दीर्घम, वृत्तायताभ्याम ग्रंथ्यादि विलक्षणता, विद्रधि रीति ख्यात इति शब्देन, एक मिनट, निरुपाद संकेत मात्रा विद्रति संगेति दर्शयति, चरकेतु विदाह प्रकर्षादि विद्रति संज्ञा संज्ञा यदुक्तम स वै शीघ्र विद्राहित्वात् विद्रदित्य विधीयते, चरक सूत्र स्थान अध्याय 17 इति। विद्रधि में भी श्लीपद आदि के समान शोथ होता है, शोथ है, लेकिन ये डीप है, बहुत ज्यादा डीप है। अतः श्लीपद के पश्चात विद्रधि निदान लिखते हैं। सर्वप्रथम त्वग रखते इत्यादि पद्य संदर्भ में से विद्रधि की संप्राप्ति कहते हैं। घोरम अर्थात दूसरे जितने भी शोथ, समुत्थान, ग्रंथ आदि रोग हैं, उनसे भी वह अत्यंत दारुण है, क्योंकि वह अत्यंत विदाह उत्पन्न कर देता है। हाँ ठीक है, क्योंकि इसमें विदाह भी हो रहा है, बर्निंग भी हो रहा है। उश्रिता भृशम अर्थात अत्यंत बढ़े हुए दोष। अस्थि माश्रिता अर्थात अस्थि में होने वाले दोष, इससे दोषों का स्थान संशय प्रकट किया गया है। उश्रिता इत्यादि से दोषों का प्रकोप प्रकट किया गया है। इसी पद से पक्ष क्रमानुसार दोषों के संचय और प्रसर का बोध होता है। महामूलम अर्थात अस्थि तक इसका अधिक स्थान होने से इसकी जड़ अत्यंत गहरी होती है। रुजावंतम अर्थात उत्पन्न होते होते इसमें अत्यंत पीड़ा होती है। यहाँ पर अतिशयार्थ में मतुप प्रत्यय है, और इसमें ये बोल रहे हैं कि चरक में प्रकृष्ट विदाहजनक होने से इसे विद्रधि कहा गया है। कहा भी है यह निश्चित रूप से अत्यंत विदाहजनक होने से विद्रधि कहा गया है। इसका नाम विद्रधि इसलिए क्योंकि इसमें विदाह होता है, बर्निंग होता है बहुत ज्यादा। वृद्धि गलगंड श्लीपद आदि में भी शोथ होता है, और वक्षमण विद्रधि में भी घोर शोथ होता है। अतः शोथ सामान्य होने से श्लीपद के पश्चात विद्रधि रोग का निदान लिखते हैं। अत्यंत प्रकोपित दोष जब त्वचा, रक्त, मांस और मेद को दूषित करते हुए अस्थि में अपना अधिष्ठान बना देते हैं, तब प्रबलता पूर्वक उषित होते हुए शनैः शनैः घोर शोथ को उत्पन्न कर देते हैं। वह शोथ महामूल और अत्यंत पीड़ाकारक होता है, गोल और लंबा होता है। ऐसे भयंकर शोथ को विद्रधि कहते हैं। विद्रधि 6 प्रकार का होता है: वातज, पित्तज, कफज, सनिपातज, वातज, शतज, शतज भी होता है, और रक्तज। आगे इनके क्रमशः लक्षण कहेंगे। तो आप लोग कुछ विद्रधि के बारे में बताना चाहेंगे? मेरे पास पेशेंट विद्रधि के बहुत सारे आए हैं। एक पेशेंट आए थे जिनको गुदा में अंदर था, रेक्टल एब्सेस था। तो उन्होंने एलोपैथी का ट्रीटमेंट सर्जन को दिखाया, तो उन्होंने सर्जरी किया, सर्जरी में सर ऑपरेशन करवाया रेक्टल एब्सेस का, लेकिन वो फिर से बार बार रिकरेंस हो रहा था। तो वो मेरे पास है, तो मतलब किसी के रेफरेंस है। तो उनको मैंने देखा, तो मैंने उनको देखा कि वो अग्निमंद है, मलावष्टम्भ भी है, बैठे रहने का काम है, वॉकिंग नहीं है, बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है, और बर्निंग बहुत हो रहा था, जलन हो रही थी। तो मैंने उनका सारा शमन चिकित्सा किया, पित्त शामक चिकित्सा किया, सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी, ये सब दिया मैंने। और फिर मैंने उनको बस्ती दिया, जात्यादि तेल का बस्ती दिया कंटिन्यू 1 महीना। तो वो पूरी तरह से हील हो गया। फिर उसके बाद में लॉकडाउन में उनको एक बार हुआ था, फिर 3 साल के बाद फिर से हो गया एक बार सेम चीज। तो वो डॉक्टर पास गए, तो लोग क्या पहले एलोपैथी डॉक्टर पास जाते हैं, सब चेकअप वगैरह कराए, तो वो डॉक्टर ने कहा कि आप फिर से आयुर्वेदिक ही इलाज करो, क्योंकि हम सर्जरी करेंगे वो फिर से। और वो डॉक्टर अच्छा था जिसने आयुर्वेद के पास फिर से भेजा, रेफर किया। तो वो बोले आपको पहले जैसे ठीक हुआ था ना वैसे ही आप कराओ। तो अभी मैंने कराया, मैंने किया उनका, तो वो फिर से रिकरेंस अभी तक तो नहीं हुआ है। तो ऐसा विद्रधि जो रहता है ना, शोथ होता है, जिसका बहुत ज्यादा जड़ होता है, और वो अस्थि धातु तक, बोन्स तक वो चला जाता है। इस पर कंचन मैडम आप कुछ बताना चाहेंगी? विद्रधि आपने देखा है? जी सर, अब मैंने काफी पेशेंट देखे हैं सर। मैंने ब्रेस्ट एब्सेस भी देखा है, लीवर एब्सेस देखा है, अस्थिगत जैसे बोले ना अभी वो, तो वो भी मैंने देखा है, क्योंकि उसके स्पाइन में पूरा पस फॉर्मेशन हुआ था सर। मतलब वहां पे बोन एब्सेस करके ही उन्होंने डायग्नोस किया था उसको। और सर मैंने, ऐसे भी होता है ना सर बहुत बार कि सर्जरी करने के बाद भी फिर कुछ दिन के बाद वहां पे वो उसके स्टिचेस पक जाते हैं, वो भी हम एब्सेस में ही लेंगे ना सर? हाँ जी। तो वैसे भी मैंने ट्रीट किया है सर, वो भी ठीक हो गया था पेशेंट।
मैंने शायद अपने प्लेटफॉर्म पे ही उसका पिक्चर्स वगैरह भी सेंड किए थे। मैं पूरा मतलब उसका हर्नियोप्लास्टी हुआ था, अम्बिलिकल हर्नियोप्लास्टी। और वो वुंड हील ही नहीं हुआ था। 3 महीने केएम में एडमिट थे वो पेशेंट। उसके बाद उसके हस्बैंड मेरे पास आए थे कि हील ही नहीं हो रहा है। सिर्फ आप जैसे बताते हो AKT वगैरह मैंने दे के उसको ठीक किया था सर। और एक जो था ना लीवर एब्सेस का, तो वो पेशेंट एलोपैथी ट्रीटमेंट लेके आया था और फिर उसके साथ आयुर्वेद ऐड करना था उसको, इसलिए वो आया था तो वो भी ठीक हो गया था। वो स्पाइन वाला जो था, अस्थिगत विकृति वाला, उसको तो एलोपैथ ने सीधे सर्जरी बोला था, इसलिए वो मेरे पास आया था। तो उसको भी मैंने पूरा ठीक किया था सर। अभी भी वो पेशेंट आता है ना, तो उसको तो चलने में प्रॉब्लम, उसके पैर में पूरी झंझनाहट हो रही थी, उसका इतना उसको बर्निंग था पैर में, पूरे स्पाइन में। तो वो भी पूरा ठीक हो गया था सर। और उसके बाद भी उसने एक्सरेज वगैरह कराए थे, MRI कराया था ना, तो पूरा दिख रहा था, मतलब कि वो पूरा न्यू बोन बन गया था। जब वो आया था तो उसके जो बोन के अंदर जो पस था वो भी दिख रहा था। वो पस हील होने के बाद भी बोन फॉर्मेशन जैसे हुआ था वो भी दिख रहा था सर। बिल्कुल अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। बस मेरा एक जो था कि ब्रेस्ट एब्सेस वाला पेशेंट मैं नहीं ठीक कर पाई। पता नहीं वो क्यों नहीं ठीक हुआ। एक तो पेशेंट ने मेडिसिन नहीं खाया था या क्या हुआ मुझे नहीं पता। पर ठीक होते हैं सर, आयुर्वेद से काफी अच्छे से ठीक होते हैं सर पेशेंट। जी, आपने क्या दवाई दिया था वो भी तो बताइए। सर AKT दिया था मैंने, और आरोग्यवर्धिनी है, केशोर गुल है। और इसमें मैं स्फटिक भस्म, वंग भस्म, कासिस भस्म, और वसंत कुसुमाकर भी मैंने चलाया था, क्योंकि बहुत अच्छा हीलिंग करता है वो। और जो जहाँ पे लोकल एप्लीकेशन में कर पाती थी ऊपर से, जैसे वो हील होते हुए आया था ऊपर तक पेट वाला, तो फिर बाद में जैसे बिल्कुल सुपरफिशियल उसका रह गया था, तो वहां पे मैंने कायाकल्प तेल भी यूज किया था सर। जी, बहुत अच्छा बताया मैम। हाँ। हाँ, कहरवा पिष्टी का भी एप्लीकेशन मैंने किया था, जब वो सुपरफिशियल होना स्टार्ट हो गया था कि अंदर से पूरा अंदर से भर गया था। तो मैंने कहरवा पिष्टी कायाकल्प तेल उसका पूरा ऐसे पिच्चू बना के वहां पे रखने के लिए बोला था, तो वो पूरा ऊपर तक हील हो गया था सर। अभी भी वो पेशेंट कांटेक्ट में है, बिहार साइड रहता है, उसको फिर से रिकरेंसी नहीं हुई। बहुत ही अच्छा, मतलब रिजल्ट उसका काफी अच्छा आया था। तो ऐसे आपने कहा ब्रेस्ट एब्सेस में, तो ब्रेस्ट एब्सेस में भी मैंने जो ये सब दवाइयां दिया था, गंधक रसायन, आरोग्यवर्धिनी वटी, फिर उसके बाद में त्रयोदशांग गुग्गुल भी दिया था, उससे जल्दी हील होता है। उसके बाद में तो लेकिन ना पेशेंट का हेतु में मेरे को ऐसा मिला कि पेशेंट दही का सेवन सुबह दोपहर शाम बहुत करते थे, नमक का सेवन बहुत करते थे, हर चीज में नमक डाल डाल के सेवन करते थे, और दिन में सोना। तो व्रणितोपासनीय अध्याय जो है सुश्रुत संहिता में, उसमें बहुत सारे नियम बताए कि अभी संधि पदार्थ नहीं खाना है, दिन में नहीं सोना है, मिल्क शेक नहीं पीना है। अभी क्या है ना, आप गर्मी के सीजन में देखिए लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, फीवर आ रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है। क्यों क्यों हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, अभी गर्मी बहुत लग रही है बहुत ज्यादा, बाहर थोड़ा सा भी घूम के आए, तो घूमना तो पड़ रहा है, AC कार में भी जा रहे हैं लेकिन घूमना तो पड़ेगा कुछ काम से। तो फिर रोड साइड में क्या करते हैं, बिजनेस बहुत चल रहा है लोगों का, वो ठंडा ठंडा। और यहाँ मतलब मैं पुणे का बात बता रहा हूँ, यहाँ लोग क्या करते हैं कि दूध, कच्चा दूध लेके उसमें मैंगो डाल के पीस देते हैं और वो पिला रहे हैं। तो कच्चा दूध कितना अभिसंधि है, उसको बॉईल भी नहीं किया, पैकेट वाला दूध लाते हैं फ्रिज से निकाल के, ठंडा ठंडा चिल्ड, वो पिला देते हैं। उसके बाद लोग क्या बीमार पड़ रहे हैं। एक तो वो अग्निमंद करते हैं ऐसा मिल्क शेक, जो कच्चा दूध में मिक्सी में डाल के, कच्चा दूध और मैंगो डाल के और बर्फ डाल के और घुमा के और फिर वो दे रहे हैं चीनी डाल के। तो उससे लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं। या और भी फ्रूट का ऐसे मिल्क शेक, फिर उसमें बताया है कि मैदा के पदार्थ, तो लोग को ना अभी बहुत खाने पीने का बहुत शौक चढ़ा है। आप शाम को देखेंगे ना, अभी छुट्टियों का सीजन चल रहा है, इलेक्शन का भी सीजन है, और आज तो दिल्ली में वो है ना, इलेक्शन है। तो उन्होंने रेस्टोरेंट वालों ने 20% 50% ऑफर दिया है कि आप वोट करके आइए, प्रूफ दिखाइए और आपको खाने पीने का फ्री। तो इस सेल लगा है खाने पीने का, लोग घर पे खाना कम खा रहे हैं, बाहर सस्ते में मिल रहा है, स्विगी जोमेटो वगैरह रेस्टोरेंट में फ्री, कम है, कम रेट पे, चलो पूरा फैमिली जाके खा के आते हैं, एंजॉय करते हैं। तो उसमें ओवर ईटिंग होता है, अति जो अशन होता है, अत्यशन, उसके वजह से बीमारी हो रही है। और ये जो विद्रदी वगैरह है ना, ये बढ़ जाता है क्योंकि एक तरह का
हम अग्नि मंद करने वाले, आम उत्पत्ति करने वाली चीजों का सेवन होता है। तो ब्रेस्ट एब्सेस वगैरह हुआ, या फिर लीवर एब्सेस हुआ, किडनी में एब्सेस हुआ, वो सब का हेतु हमें बंद कराना चाहिए, लंघन कराना चाहिए, और फिर दवाइयां देनी, और शोधन हो, मृदु शोधन हो, वो सबसे श्रेष्ठ रहता है। कंचन मैम, आप वो ब्रेस्ट एब्सेस का बताइए। जी सर, वो ब्रेस्ट एप्सिस वाला ऐसा था सर कि वो पेशेंट जब आई थी तो मुझे बोल रही थी कि मुझे अंदर गांठ है। पर मुझे लगा कि पहले फाइब्रोइडिमा होगा, पर मैंने देखने के बाद में उसको जैसे मैंने ऊपर से टच किया तो वहां पे बिल्कुल ऐसे इतना गर्म लग रहा था। और मैंने उनको फिर पूछा भी कि फीवर वगैरह आ रहा है क्या, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या, तो बोलती है दर्द हो रहा है। दर्द भी हो रहा था, उसे जलन भी हो रही थी और पूरा रेड हो गया था सर। तो फिर मुझे लगा ये फाइब्रोइडिमा नहीं है, ये एप्सिस में जा रहा है। तो उसने ना कुछ वहां पे पोल्टिस भी बांधा था सर। एक्चुअली मैंने उनको बोला था तो बोली गरम पोल्टिस बांधा, वो शायद हो सकता है कि उसकी वजह से वो पक गया होगा अंदर। तो उसको मैंने सीधे एप्सिस को ड्रेन करने के लिए ही भेजा था, क्योंकि काफी बड़ी साइज थी। और मैंने मेडिसिन तो दिया था, पर उनको मैंने बोला था कि नहीं, इसको थोड़ा सा आपको ड्रेन करना पड़ेगा शायद, क्योंकि ये पूरा पस फॉर्मेशन अंदर लग रहा है। तो मैंने उसको पूरा ट्रीट नहीं किया, बस मैंने एक नॉर्मल कुछ मेडिसिन देके उसको भेज दिया था। फिर बाद में वो मेरे पास नहीं आई फिर। जी सर। आप जैसे अभी ये वरणितोपासनीय अध्याय के बारे में बता रहे थे, तो मैंने अभी ये पढ़ा। तो एक्चुअली इसमें ना बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है। हम शायद आप जैसे बोलते हो हमेशा पढ़ने के लिए, तो अभी तो मैंने ऐसे करके रखा है कि रोज ही कुछ ना कुछ पढ़ना है। तो उसमें सर सही में बहुत अच्छी चीजें दी है, आप जैसे बोल रहे हो ना अभी सेम वैसी। और उसमें ऐसे भी है तो कि आज से शुरू करें क्या, 7 बजे बृहन्नतोपासनी अध्याय, अगर आप बोलेंगे तो हम शुरू कर देंगे 7 बजे। जी सर, पर आपके घर पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो हाँ, आपको मुझे वो थोड़ा मुझे यहाँ पर भी काम करना है, बृहन्नतोपासनी अध्याय का। आप एक काम कर लीजिए, फिर करते हैं। हाँ, वर्णितोपासनी अध्याय और उसके मॉडर्न एस्पेक्ट कि उसी के पैरेलल कैसे हेतुओं का सेवन हो रहा है, उसमें बहुत ही अच्छा डिस्कशन होगा। बहुत ही अच्छा है सर। उसमें एसी में बैठना, हवा में बैठना, ये मतलब पूरा लिखा हुआ है कि हवा, आजकल कैसे ना गर्मी के सीजन है और लोग किसे ना बिल्कुल हवा में बैठ रहे हैं, एसी में बैठ रहे हैं कंटिन्यूअस। तो वो भी हेतु है सर, पूरे लिखे हुए हैं और और लोग बहुत। कितना ज्यादा पानी पी रहे हैं, और वो पानी अत्यंबु पान जो हो रहा है ना, वो भी खतरनाक है बहुत ज्यादा। ठंडा चिल्ड वाटर, चिल्ड कोल्ड ड्रिंक्स कितना नुकसान करता है। जी सर, आप आपके काम कर लीजिए, फिर स्टार्ट करेंगे इस हाँ, तरह। फिर करेंगे। और कुछ मेरे को ये भी जाना पड़ रहा है ना गुजरात जाके, फिर आके फिर बहुत सारा लोड हो रहा है, कुछ कुछ गड़बड़ भी हो रहा है। वीना नहीं मैम आप। आप हाँ, वीना मैम आप पुणे में आई हैं क्या? वीना मैम, मैम तक आवाज नहीं जा रही है। तनिका मैडम, आपने एब्सेस के पेशेंट देखे हैं तो बताइए, अगर आपको कुछ है एक्सपीरियंस तो। वीना मैम, आप पुणे में आई हैं? हाँ सर, आई हूँ पुणे में। अच्छा, मुझे जाके आना है, फिर काम भी बहुत सारा ऐसे है। पर नहीं, इससे भेजती हूँ ना पार्सल करके। नहीं, जरूरत नहीं है, आप क्यों ऐसे तकलीफ ले रही हैं? ये नहीं कि मैं आपके आपके लिए तो लेके आई हूँ सर। ये ना मेरे लिए वो मैंगो आते लेके आई है, हैं। हापुस मैंगो अल्फेंसो लेके आई है मैडम। तो असली में मुझे जाना है, फिर आना भी है, और फिर अपना काम भी करना है, बहुत सारा लोड है लाइफ में। क्या है, मम्मी पापा नहीं है ना, तो बहुत सारा काम जिम्मेदारी वाला काम हो जाता है अकेले सब। ठीक है, तनिका मैडम आप बताइए, आप कुछ बताना चाह रही थी एब्सेस में, आपका क्या एक्सपीरियंस है तनिका मैडम? जी सर, प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी। सर ये सर मैंने देखे तो हैं, लेकिन आयुर्वेद के साथ अभी ट्रीट नहीं किया कोई भी सर। आपने नहीं किया, ठीक है, लेकिन कैसे पेशेंट देखे वो तो बताइए, यहाँ माधव निदान हो रहा है ना, लक्षण और हेतु वगैरह ये बताइए। सर मेरे पास जो पेशेंट आए थे, तो जैसे सर एक तो वो अभी घातक था abscess की, मतलब उसके चोट लग गई थी। बच्चे हाँ का बच्चा था तो चोट लग गई थी काफी ज्यादा। तो वो हाँ पूरे का पूरा जैसे वो नीज के नीचे उसका वुंड हो गया हुआ था और काफी ज्यादा abscess था। तो फिर हम लोग तो मैं उस टाइम पे तो हॉस्पिटल में थी, तो हम लोगों ने फिर एंटीबायोटिक के साथ ही ट्रीट किया था। और जी दूसरा जो पेशेंट देखा था, ये हमने देखा था जो जो फिस्टुला में जो एब्सेस हो जाता है। जी।
तो उसको फिर वो हमारे टीचर थे, वो उन्होंने मतलब वो क्षार सूत्र के साथ और काफी ऑपरेट करके वो पूरा निकाला था, वो आयुर्वेद के साथ ही निकाला था, और ये एब्सेस पूरा ड्रेन किया था, तो वो चीज देखी थी सर ने। जी। जी सर। और डॉक्टर महेंद्र सर, आपने तो देखा होगा एनआईए में, या आरती मैडम, आप एब्सेस के बारे में कुछ बताइए। आप लोग जो बताते हैं ना, दूसरे लोग को सीखने को मिलता है कि हाँ ऐसा होगा। कुछ बोलिए आप लोग। वर्षा मैडम, आपने देखा है? महाजन सर, कुछ देखा है तो बताइए। गंगवार सर, आपने कभी देखा है एब्सेस के पेशेंट? सोचिए आप लोग, तब तक हम लोग। हाँ प्रणाम सर। हाँ, बताइए। हाँ सर, मैंने देखा है एक पेशेंट को, तो मैडम की तरह अभिघातस था वो, साइड में जैसे इंजेक्शन साइट पे था। और एक पेशेंट को इनग्वाइनल रीजन में था, वो स्पर्मेटिक कॉर्ड के पास, तो उसको तो खैर रेफर ही किया था, वो सर्जन ने सर्जरी करी, उसको 2-3 दिन एडमिट करके भी रखा। लेकिन उनकी सर्जरी के बाद उनका वुंड हील नहीं हो रहा था। उसके बाद वो ड्रेसिंग के लिए फिर इधर ही आए थे। तो उनको जात्यरी तेल से ही करने से मतलब बहुत जल्दी रिलीफ हो गया था, मतलब ऐसे नहीं हील हो रहा था। और एक पेशेंट को ऐसे एब्सेस होते थे सर, वो एब्डोमिनल एब्सेस था, इंटेस्टाइनल एब्सेस था एक्चुअल में, लेकिन वो कहीं पे भी उसको परफोरेट करके पास आना शुरू हो जाता था। उसको हायर एंटीबायोटिक्स देते तो उधर का घाव भरता, दूसरी तरफ से निकलना शुरू हो जाता था। तो वो लोग बहुत परेशान हो गए थे, और दवाइयां भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। फिर उसके बाद उन लोगों ने कांटेक्ट किया, तो उनको सिंपल मैंने बस सेप्टेलिन टैबलेट, त्रिफला गुगुलू, और 2-3 और ऐसी बस मेडिसिन, आरोग्यवर्धिनी वगैरह भी दी थी। और जाते आदि तेल को जैसे वो लोग मतलब अपन सिरिंज से अंदर एंटर कराने मैंने उनको बोला शुरू में, तो वो 3 दिन के बाद ही उसमें से पस आना बंद हो गया, और उसके बाद से कहीं भी दोबारा नहीं हुआ उसको एब्सेस, मतलब एक बार में ही इतना अच्छे से वो रिकवर हो गया। जी। तो क्या है ना, ये हमें सीखते रहना है, पेशेंट हमको देखते रहना है। पेशेंट ही हमारा, अभी बुक में तो चीजें हैं, तो लेकिन पेशेंट हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। अगर आप पेशेंट नहीं देखेंगे और डर जाएंगे कि ये क्या होगा, आपको देखना है, सीखना है। हर चैलेंजिंग केसेस को लीजिए, आप ट्रीटमेंट देने का कोशिश करें। जहां पर भी आप अटकते हैं, फिर वो देखते हैं ना हम क्या करते हैं। और आप, वर्षा मैम, आपने थैलेसीमिया वाले पेशेंट को क्या दवाई दिया? सर अभी कुछ नहीं दिया है, वो पेशेंट यहाँ पे नहीं है, दूर है, और अभी तक उनने दोबारा मुझसे कांटेक्ट भी नहीं किया। फिर आप मैं बताइए तब से मैं भी। आज आपको बताऊंगा क्या क्या करना चाहिए, थैलेसीमिया में क्या सोचना चाहिए। जो मैंने एक्सपीरियंस से ठीक किया है वो मैं बताऊंगा आपको। जी सर। ठीक है, मैं आपको सोच के बताऊंगा। और फिर आप करिए, आपको ठीक करना है हमको। जी चलिए। सर, थैंक हाँ, यू। चलिए, वातज विद्रदी के लक्षण पढ़ते हैं। इसमें वात का इन्वॉल्वमेंट है, विद्रदी है, शोथ है, लेकिन इसमें वायु के सिम्टम्स दिखेंगे। इसमें कृष्णो अरुणो वा विषमो, भृशम अत्यर्थ वेदना, चिरोत्थान प्रपाकश्च, विद्रधि वात संभव। मतलब जो विद्रधि काली या कुछ लाल हो, कभी छोटी हो कभी बड़ी हो जाए। अब देखिए, ब्लैकिशनेस क्यों आ रहा है? वायु की वजह से आ रहा है। रेडनेस भी आ रहा है, कभी छोटी है कभी बड़ी है, कभी उठती है कभी पकती है, अनेक प्रकार से, क्योंकि वायु के कारण ये विषम होते हैं। ऐसी विद्रदी को वातज समझना चाहिए। टीकाकार क्या बोलते हैं? वातिक कम आह कृष्ण इत्यादि, विषमो भृशमम मिति, कचादिदल्पः कचादिन महान, चित्रो चिरो चिरो चितो क्या है, चिरोत्थान प्रपाक इति चित्रो नानाविधो वायुर्विषम क्रियात्वाद उद्गम प्रपाको यस्य स तथा। इसका मतलब है कि बातक विद्रति बता रहे हैं, विषमो भृशम अर्थात अत्यंत विषम होता है, कभी छोटा है कभी बड़ा है। चिरोत्थान इत्यादि, वायु के विषम होने से उसके उत्थान प्रपाक अनेक प्रकार के होते हैं, ऐसा वात विद्रति होता है। जब बात, अब वात विद्रति के लक्षण बता रहे हैं कि वात विद्रति कुछ कृष्णारुण वर्ण का होता है, कभी घटता है कभी बढ़ जाता है, उसमें अत्यंत पीड़ा होती है। उसके उत्थान प्रपाक भी कई प्रकार के होते हैं। वायु के विषम होने से उसमें कई प्रकार के उठाव होते हैं, उनका प्रपाक भी कई प्रकार से होता रहता है। वो पकता है, फिर उठता है, फिर छोटा हो जाता है, फिर बड़ा हो जाता है। और वेदना भी होती है। जो विद्रदी के पेशेंट होते हैं ना, उसमें जलन वाली भी पीड़ा होती है, वेद पेन बहुत ज्यादा होता है। ऐसा मैंने तो देखा है। आप लोगों ने ऐसे डायग्नोसिस किया है क्या? अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, अनम्यूट करने का ऑप्शन है। नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। पित्तज विद्रदी के लक्षण, तो पक्वोदुम्बर संकाश, श्यावो व ज्वरदाहवन,
क्षिप्रोत्थान प्रपाकश विद्रधि पित्त संभवा। मुझे ना कंचन मैडम सबसे अच्छी लगती हैं। क्यों? क्योंकि माधव निदान में जो भी बात होती है ना, जब पेशेंट देखती हैं तो मैडम, कंचन मैडम इतना साल का एक्सपीरियंस होके भी माधव निदान देखती हैं एक बार, उसमें क्या सिम्टम है, वो मैच हो रहा है क्या पेशेंट में। तो अगर वो मैच होता है तो और कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये ऐसे ही लिखा है। ऐसे कंचन मैडम जैसे सीखना चाहिए। पढ़ने के बाद पेशेंट देखें, पेशेंट देखने के बाद फिर कंफर्म करें कि ऐसे सिम्टम है क्या, इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करना है, फिर चिकित्सा का एक डायरेक्शन मिलता है ना। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो उदुम्बर होता है, गुलर, हिंदी में गुलर बोलते हैं और संस्कृत में उदुम्बर बोलते हैं, पका हुआ गुलर के समान लाल या काला होता है विद्रदी। उत्पन्न होते ही ज्वर और दाह होता है। मतलब वहां पे एब्सेस में इन्फेक्शन भी है, इन्फ्लेमेशन भी है, और वो इन्फ्लेमेशन की वजह से फीवर आ रहा है, बर्निंग हो रहा है, शीघ्रता से बढ़ता है और पकता है। पकते समय ज्वर और दाह अधिक होता है, उसे पित्तज विद्रदी समझना चाहिए। टीकाकार बोलते हैं कि ज्वर दाहावुत्थान एव पाक काले तो प्रकर्ष दंतो तावती प्रकर्षवंतो ताविति विशेषा। मतलब पैतिक विद्रदी के लक्षण कहते हैं पक्वेत्यादि। पित्तज विद्रदी की उत्पत्ति के समय ज्वर और दाह सामान्य होते हैं, किंतु पकने के समय वह अति तीव्र होता है, यही विशेषता है। पित्तज विद्रदी का वर्ण पके हुए गुलर के समान अथवा श्याव धूम्र वर्ण का होता है। उसकी उत्पत्ति काल में ज्वर और दाह साधारण अवस्था में होते हैं। पित्त अति तीक्ष्ण और उष्ण होता है, अतः पित्तज विद्रदी अति शीघ्र उठता है और अति शीघ्र पकने लगता है। उस दशा में ज्वर और दाह भी तीव्र हो जाते हैं, है ना। ये पित्तज विद्रदी। आप लोगों ने किसी ने पित्तज विद्रदी देखा है तो बता सकते हैं। मैंने जो देखे वो ऐसे ही रहते हैं। कुछ बताना चाहते हैं बता सकते हैं। कंचन मैडम आपने देखे हैं पेशेंट ऐसे डायग्नोसिस क्या है पित्तज विद्रदी के? नहीं तो सोचिए, अब पेशेंट देखेगा फिर बताएगा। कफज विद्रदी पढ़ते हैं। श्राव सदृश पांडु स्निग्ध शीत स्निग्धो अल्प वेदना चिरोत्थान प्रपाकश्य विद्रधि कफ संभव तनुपिता तनुपित सिताश्चैषा मास्त्रावा क्रमशः स्मृता। जो विद्रधि सकोरा या सराव के समान होता है। जो मिट्टी का सराव होता था ना पहले, उसमें मध्य या कुछ ऐसे कुछ चीजें रख के हवन किया जाता था। तो जो सराव होता है ना, उसके समान होता है। रंग कुछ पीला होता है, शीतल स्निग्ध और थोड़ी पीड़ा वाला होता है, तथा जिसका उत्थान और प्रपाक बहुत दिनों में हो उसे कफज समझना चाहिए। पकने पर वातज विद्रति में पतला स्त्राव होता है, पित्तज में पीला और कफज में सफेद स्त्राव होता है। स्त्राव से भी हमें समझना चाहिए, वातज में पतला हो रहा है, पित्तज में पीला हो रहा है, कफज में सफेद हो रहा है। टीकाकार क्या बोलते हैं? कफजम महा शराब इत्यादि शराव सदृश महत्व सूचन परम। कफज विद्रति के लक्षण कहते हैं शराब इत्यादि शराव सदृश। विशेषण से इसका महत्व का है कि इसमें भारीपन प्रकट होता है। कफजन विद्रति शराब अर्थात प्याले के समान भारी और गंभीर होता है। वर्ण में पांडु और श्वेत धूसर होता है। स्पर्श में शीतल होता है, देखने में स्निग्ध होता है। उसमें पीड़ा भी कम होती है, देर से उठता है, और पाक भी देर से होता है, धीरे धीरे बढ़ेगा धीरे धीरे। और जो स्त्राव होता है उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। कफज विद्रदी। और डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, आपने विद्रदी के पेशेंट देखे हैं एब्सेस के? किसी को कुछ बोलना है बोलिए। नहीं सर, मैंने नहीं देखे कोई इस टाइप के पेशेंट। हाँ सर। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर। सभी को प्रणाम। जी मैंने तो बहुत देखे हैं और किए भी हैं। एक बार एक पेशेंट आया, उसकी एड़ी में तकलीफ थी और जी कई टाइम से वो ड्रेसिंग करवा रहा था। जी और जब मैंने उसको चेक किया तो एड़ी मुझे लगा कि अंदर तो कुछ है इसके। तो मैंने हाँ, पंचर करके पानी निकाला, फिर उसको सीजर से पूरा काटा जी और उसके फिर कुछ तिनका सा निकला। जैसे फसल काटते हैं तो उसका तिनका उसके चुभ गया हुआ था। वो 6 महीने से परेशान था जी और एड़ी उसकी नीचे नहीं लग रही थी, जी उंगली के बल ही चल रहा था। और जब मैंने उसको काट दिया अच्छी तरह, सीजर से पूरी स्किन काट दी एड़ी की, कोई 3 इंच के करीब। जी तो फिर उसकी ड्रेसिंग वेसिंग कर दी जी और वो बस उसी टाइम एड़ी भी लगने लगी उसकी। जी और 3-4 दिन में ठीक भी हो गया। जी तो
दीदी के पेशेंट तो बहुत देखे हैं, सीजन वगैरह कर देते थे। जी अब तो इतना काम नहीं करते, अब तो बस 2-3 घंटे के लिए बस प्रिस्क्रिप्शन ही देते हैं। जी ठीक है, बहुत दीदी अच्छा के पेशेंट तो आते ही रहते थे डेली। जी थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और वीना मैम, तनिका मैम और कुछ एक बोलना हाँ और सर। एक बात है, हाँ ये जैसे मेट्रो में लोग जाते हैं, गर्मी का सीजन है, हाँ तो वो मेट्रो तो अंदर से एसी होता है, और हाँ दोपहर के टाइम में गर्मी में एसी में मेट्रो में घुसते हैं, और हाँ बाहर वो गर्मी पसीने से होते हैं और अंदर एसी में घुसते हैं, या मेट्रो से बाहर निकलते हैं धूप में, एकदम हाँ बाहर आते हैं, तो हाँ एकदम टेम्परेचर चेंज होता है, तो उनको फीवर, गला खराब हो जाता है। तो हम्म उनसे हिस्ट्री लेते हैं तो यही ऐसे ही हिस्ट्री मिलती है, या अपनी गाड़ी में जाते हैं, चिल्ड एसी चला के जाते हैं, हम्म और धूप में कहीं शॉपिंग करने गए, बाहर निकले, बाहर एकदम चिल्ड कड़ी धूप है, हम्म तो वो एकदम टेम्परेचर चेंज होता है, तो उससे भी गला खराब और फीवर, एकदम हाई फीवर हो जाता है। तो हम्म उनकी हिस्ट्री लेते हैं और फिर उनको समझाते हैं, भाई जब मेट्रो में एसी से बाहर निकलो तो थोड़ी देर छाया में वहीं रुको हम्म स्टेशन पे, और हम्म फिर बाहर निकलो धूप में, सही ताकि बताया बॉडी टेम्परेचर ठीक हो जाए। जी और जैसे मेट्रो में चढ़ना होता है तो एक मेट्रो को जाने दो, थोड़ा बॉडी टेम्परेचर ठीक कर लो, उसके बाद मेट्रो में घुसो, जी और गाड़ी में भी निकलो तो अपना एसी कम कर लो, जब डिस्टेंस में अपनी पहुंचना है उससे एसी कम कर दो, या एसी इतना ही चलाओ जिससे प्लेजेंट रहे, आपको गर्मी ना लगे, चिल्ड जी एसी मत चलाओ। जी तो ये पेशेंट को एडवाइस करते हैं तो फिर ठीक रहते हैं, नहीं तो बार बार फिर दवाई लेने ही आते रहते हैं। जी सही बताया आपने। ठीक है, थैंक यू। और हाँ थैंक यू सर। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि जिस दिन भी आप लोगों को केस टेकिंग कराना हो, आप लोग ग्रुप में लिख दीजिए कि आज केस टेकिंग करना है, उस दिन हम संभाषा ले लेंगे। लेकिन रोज नहीं हो पाएगा। जिस दिन आप लोग को इमरजेंसी हो, अर्जेंट हो कि आज केस टेकिंग करना है, उस दिन जरूर होगा। नहीं तो मैं कंटिन्यू करूंगा तो मेरा काम भी नहीं हो पाएगा, और मुझे आप लोगों का भी काम नहीं रुकाना है। ठीक है, तो हम बीच का रास्ता ये है कि आप लोग लिख दिया करिए आज केस टेकिंग करना है, उस दिन संभाषा कर देंगे हम। चलिए, तो वीना मैम आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज। हाँ करती हूँ सर। जी रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहिता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरम्। ठीक है, बहुत अच्छा बोला मैम आपने। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। जब भी आप लोगों को किसी दिन केस टेकिंग कराना हो, राजिंदर सिंह जी या हाँ सर, ये बिल्कुल सही रहेगा सर। हाँ, सब कुछ देख के ही चलना पूरा पड़ता है बंद नहीं कोई। करेंगे हम उसको, हाँ जी, हाँ जी। जैसे जरूरत होगा वैसे हम करते रहेंगे। बिल्कुल 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 सही। जी ठीक है सर। ओके। ठीक है, तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। और आप सभी को। हाँ, मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। कल संडे है, फिर परसों के दिन हम लोग फिर मिलेंगे। ठीक है। ठीक है, 7 सर मैं बजे, फोन 7 बजे। करती हूँ, फोन उठाओ सर प्लीज। हाँ जरूर। और आप लोग को जब भी कोई सेशन अर्जेंट चाहिए उस दिन हम कर देंगे। जो ठीक है सर। जैसा आप लोगों का डिमांड है, कोई भी किसी का काम नहीं रुकना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है। ओके ओके थैंक यू ओके। सर, थैंक यू, थैंक यू, प्रणाम थैंक सभी यू। लोगों को। ठीक है, थैंक यू।